हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आप सभी का एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बारबेरियन मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे देखने के बाद चाहे तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इस मूवी की बात करें तो ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स शो टाइम। मूवी शुरू होती है दो लोगों से, जॉश और रेनी से, जिनके 3 बच्चे हैं, डाल्टन, फोस्टर और एक बच्ची। ये सभी कुछ दिन पहले ही नए नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए उनके घर का सामान भी बिखरा हुआ था। बाद में जब रेनी कुछ बुक्स को रैक पर लगाती है तो वहीं पर रेनी को एक पुराने तस्वीर वाली एल्बम मिलती है, इसलिए वो उसे खोलकर देखने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका बेटा डाल्टन भी आता है, इसलिए अब दोनों ही बैठकर पुराने तस्वीर देखने लगते हैं। वहीं पर डाल्टन को पता चलता है उसके डैड की कोई भी बचपन की तस्वीर नहीं है, क्योंकि उन्हें तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं था। दोस्तों अब ऐसा क्यों था यह हम मूवी के आगे जानेंगे। फिलहाल तस्वीर देखते वक्त उसकी बेटी रोने लगती है, इसलिए रेनी उसे संभालने और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। बाद में वो घर के कामों में भी बिजी हो जाती है। उसके बाद जब रेनी रैक पर रखी हुई बुक्स को देखती है तो वो गिरा हुआ था। तो इस बार में रेनी जाकर बच्चों से पूछती है, पर उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता था। जिसके बाद अब रेनी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद अब जॉश भी ऑफिस चला जाता है, इसलिए रेनी घर पर ही बैठकर पियानो बजाने लगती है। लेकिन तभी वहीं पर रखे बेबी अलार्म में उसके बेबी के रोने की आवाज आने लगती है, इसलिए अब रेनी जाकर उसे शांत करती है। तभी उसे घर के बाहर हल्की हल्की सीढ़ियों के दरवाजे खुलने की आवाज आने लगती है, इसलिए अब रेनी ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ उसे कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो वापस चली जाती है। रात में जब सभी घर पर बातें कर रहे थे तो डाल्टन सीढ़ियों के पास अकेला बैठकर खेल रहा था। तभी सीढ़ियों का दरवाजा फिर से खुलने लगता है। ये देखकर अब डाल्टन एक लैंप लेकर वो भी ऊपर चला जाता है और वहाँ पर लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बल्ब जलाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही डाल्टन एक सीढ़ी पर पैर रखता है, सीढ़ी टूट जाती है और वो गिर जाता है। गिरते ही डाल्टन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर जॉश और रिनी भी चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं तो डाल्टन के सर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए अब जॉश डाल्टन को उसके कमरे में लाकर सुला देता है। रात में जब डाल्टन सोया हुआ था तभी बाहर में कुछ हिलते हुए दिखाई पड़ता है। अगले दिन जब जॉश ऑफिस जा रहा था तो वो डाल्टन को भी स्कूल ले जाने के लिए तैयार करने आता है। लेकिन जब जॉश डाल्टन को जगाने लगता है तो वो नहीं जाग रहा था। बहुत देर जगाने के बाद जब डाल्टन नहीं जागता है तो जॉश और रेनी अब डाल्टन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डाल्टन को हुआ क्या है, क्योंकि उसके सारे स्कैन्स में वो बिल्कुल नॉर्मल था। न ही उसकी ब्रेन डैमेज हुई थी, न ही उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए डॉक्टर्स को लग रहा था डाल्टन कोमा में चला गया है। इसके बाद सीन 3 महीने के बाद शिफ्ट होती है, जब रेनी डाल्टन को घर लेकर आती है। पर डाल्टन अब भी कोमा में ही था, इसलिए उसके साथ जो नर्स आई थी वो रेनी को डाल्टन के डेली इलाज के रूटीन को बताकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेनी फिर से बैठकर पियानो बजाने लगती है। तभी उसे बेबी अलार्म में फिर से किसी तरह की आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वो बाहर आकर देखती है तो उसकी बेबी से कोई कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था और फिर उसकी बेबी रोने लगती है। ये सुनकर अब रेनी भी जल्दी से ऊपर भागकर अपनी बेबी के पास पहुँचती है और वो इधर उधर देखने लगती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। आगे जब रेनी अपने छोटे बेटे फोस्टर के पास थी तो वो रेनी से अपना रूम चेंज करने के लिए बोलता है। जब रेनी वजह पूछती है तो पता चलता है डाल्टन रात में जब चलता है तो उसे बहुत ही डर लगता था। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब फोस्टर और डाल्टन आमने सामने वाले कमरे में सोए हुए थे। तभी फोस्टर रात में जाकर अपने रूम को बंद कर लेता है, पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगती है, जिससे फोस्टर डर कर वापस से सोने चला जाता है। दूसरी तरफ रेनी भी जॉश को उसी बेबी अलार्म हादसे के बारे में बताने लगती है, पर जॉश को लगता है कोई सिग्नल प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो बात को टाल देता है। दोनों इस पर बातें कर ही रहे थे तभी कोई बाहर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। ये सुनकर जॉश भी हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर पूछता है, पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद फिर से जॉश एक गेट खोलकर पूछता है, पर अब भी कोई बाहर से जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ बेबी की रोने की आवाज आने लगती है, इसलिए रेनी जब वहाँ जाकर देखती है तो बेबी की खिड़की के पास कोई खड़ा था, जिसे देखकर रेनी भी चिल्लाने लगती है। पर जॉश के वहाँ आते ही वो खिड़की से गायब हो जाता है। जॉश इधर उधर बहुत दिखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद बाहर के दरवाजे के पास लगी अलार्म जोर जोर से बजने लगती है। जब जॉश फिर से नीचे आकर देखता है तो इस बार दरवाजे खुले हुए थे, इसलिए अब जॉश भी हर जगह पर लाइट्स जला जला कर देखने लगता है, पर उसे नीचे में कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अलार्म ऑफ कर दरवाजे बंद कर देता है। अगले दिन जब नर्स और रेनी बात कर रहे थे तो रेनी को लग रहा था डाल्टन कोमा में नहीं है, वो कुछ और ही है, क्योंकि उसने सभी जगह डाल्टन का इलाज करवाया
था, पर किसी ने उसका सही इलाज नहीं बताया। बाद में नर्स के जाने के बाद जब रेनी डाल्टन के बेड को ठीक कर रही थी, तभी उसे बेड पर खून से सने पंजे का निशान दिखता है। इसलिए वो जल्दी से जॉश को फोन कर घर बुलाती है, क्योंकि आजकल जॉश भी घर बहुत लेट से आने लगा था और सारे प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करने लगा था। पर जॉश का कहना था कि वो बस अपने तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तभी रेनी बोलती है, वे लोग जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी, क्योंकि रेनी को वो घर हॉन्टेड लग रही थी। पर जॉश रेनी की बातों का विश्वास नहीं करता, इसलिए रेनी वो खून वाला बेड भी जॉश को दिखाकर वहाँ से चली जाती है। रात में जब रेनी सो रही थी, तभी वो डर के मारे अचानक से जाग जाती है। इसके बाद वो बाहर किसी को चलते हुए देखती है, इसलिए वो जॉश को बुलाने लगती है। पर बाहर में टहलता हुआ वो आदमी अंदर आ जाता है और रेनी को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण रेनी भी चिल्लाने लगती है। ये सुनकर जॉश भी जल्दी से रेनी के कमरे में आता है, पर तब तक वो आदमी फिर से गायब हो चुका था। इसलिए अब रेनी फिर से जॉश को वो घर छोड़ने के लिए बोलने लगती है। तो इस बार रेनी की हालत देखकर अब जॉश भी मान जाता है और सभी अगले ही दिन किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में अब रेनी भी नए घर में म्यूजिक बजाकर घर के काम करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर से गार्बेज फेंक कर घर के अंदर आने लगती है तो देखती है घर के अंदर कोई बच्चा डांस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए रेनी उसे ढूंढने लगती है। जिसके बाद फिर से वो बच्चा उसे दिख जाता है, इसलिए अब रेनी उसका पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है और उसे इधर उधर ढूंढती है, पर अब भी वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक से फिर से उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर रेनी जब बाहर आती है तभी उसे डाल्टन के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं, इसलिए वो डरते हुए वहाँ के पर्दे को हटाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी एक बच्चा अलमारी से निकलकर बाहर भाग जाता है। ये देखकर रेनी भी बहुत डर जाती है और तुरंत ही एक प्रीस्ट को घर बुला लेती है, जिसे जॉश की मॉम लॉरेन लेकर आई थी। बाद में जब जॉश घर आता है तो रेनी भी जॉश को उस बच्चे के बारे में बता देती है, पर जॉश अब भी रेनी की बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन तभी जॉश की मॉम बोलती है कि रेनी सही बोल रही है, क्योंकि उसने भी इस घर के बारे में एक सपना देखा था कि जब वो डाल्टन के रूम में गई थी तो वहाँ डाल्टन के अलावा उसने किसी और को भी देखा था। जब लॉरेन उसके बारे में पूछती है तो वो अपने आप को एक विजिटर बताया जो डाल्टन को लेने आया था। ये बताते वक्त जब लॉरेन जॉश की तरफ देखती है तो उसे वही आदमी जॉश के पीछे दिख जाता है, जिसे देखकर वो भी बहुत डर जाती है। तभी डाल्टन के कमरे से भी बहुत जोर जोर से कुछ गिरने की आवाज आने लगती है, इसलिए अब जॉश भी जल्दी से दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था और डाल्टन जमीन पर गिरा हुआ था। जिसके बाद अब रेनी भी जॉश को कुछ करने बोलती है, क्योंकि वो ये सब देख देख कर बहुत ही परेशान हो चुकी थी। तो इस बार लॉरेन दोनों को किसी साइकिक को बुलाने बोलती है, इसलिए अब दोनों उसे भी बुला लेते हैं। लेकिन बुलाने पर वो साइकिक अभी नहीं आती, पर उसके दो आदमी स्टीवन और टकर जरूर आते हैं, जो घर में होने वाले नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट को मेजर करने आए थे। कुछ देर घर में चेक करने के बाद टकर को एक जगह पर शक होता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा बता रही थी। इसलिए जब टकर वहाँ की तस्वीर लेने लगता है तो तस्वीर में उसे कुछ लोग दिख जाते हैं। इसलिए टकर तुरंत ही अपने बॉस एलिस को बुलाने बोलता है। बाद में एलिस भी घर पर आ जाती है, जो कि एक साइकिक थी, और घर में आते ही घर को अच्छे से देखने लगती है। देखने के बाद एलिस स्टीवन को स्केच बुक भी ले लेने बोलती है और फिर एलिस डाल्टन के रूम में जाकर उससे बातें करने की कोशिश करने लगती है। तभी सीलिंग पर से कुछ आवाज आने लगती है। जब एलिस ऊपर देखती है तो वहाँ अंधेरा था, पर एलिस को वहाँ कोई जरूर दिख रहा था, इसलिए वो स्टीवन को उसका हुलिया बताने लगती है और स्टीवन अपने बुक में एलिस के बताए अनुसार स्केच बनाने लगता है। ये देखकर रेनी भी परेशान हो जाती है और स्टीवन से स्केच बुक लेकर देखती है तो उसमें एक डेमन की ड्राइंग थी। ये देखकर रेनी लाइट को ऑन कर ऊपर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद अब एलिस दोनों को बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है, न ही सीढ़ियों के गिरने की वजह से उसे कुछ हुआ है। उसकी फिजिकल बॉडी तो यही है, पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ नहीं है। और ये सारी मुसीबत उन लोगों के साथ इसलिए आ गई है क्योंकि उसका घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि डाल्टन है। दरअसल डाल्टन इस वक्त एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर बन चुका था। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें अपने फिजिकल बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल फॉर्म में ट्रैवल करने की एबिलिटी होती है, जिन्हें ट्रैवलर्स भी बोला जाता है। और ये डाल्टन अपनी नींद में ही काफी दिनों से ट्रैवल कर रहा था, इसलिए उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। वहीं डर ना होने की वजह से वो बहुत दूर निकल चुका है और वहीं कहीं खो गया है। जहाँ डाल्टन खो गया था उसे द फादर बोला जाता है। द फादर एक अलग दुनिया है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ मरे हुए लोगों की तड़पती आत्माएं रहती है। वो जगह जिंदा लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, पर डाल्टन वही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के बिना फिजिकल बॉडी एक एम्प्टी
वेजल की तरह थी और बुरी आत्माओं को ये पता थी क्योंकि वो उसे स्मेल कर सकते थे। इसलिए वो सभी डाल्टन के आसपास ही रहते थे क्योंकि वो सब लोग डाल्टन की बॉडी पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वो फिर से जी सकें। और उन्हीं लोगों में से एक डेमन भी है जो डाल्टन की बॉडी पर कब्जा कर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए वो भी डाल्टन के बॉडी के आसपास ही रहता है क्योंकि जैसे जैसे डाल्टन के स्पिरिचुअल बॉडी फिजिकल बॉडी से दूर होती जाएगी उसका कनेक्शन कमजोर होता जाएगा, जिससे डेमन को डाल्टन की बॉडी हासिल करने में आसानी हो जाएगी। ये सुनकर अब रेनी एलिस से ही डाल्टन को वापस लाने के लिए कोई उपाय बताने बोलती है, जिस पर एलिस बोलती है उपाय तो है पर उसे करने के लिए दोनों की परमिशन चाहिए थी। इधर ये सब सुनने के बाद जॉश को ये बातें फिजूल लगती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि एलिस जबरदस्ती रेनी के विजुअल्स और डाल्टन के बीच कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि डाल्टन कहीं नहीं गया है, वो सिर्फ बीमार है। इसलिए जॉश एलिस के साथ उनके लोगों को भी घर से चले जाने के लिए बोलता है। वहीं अब एलिस के चले जाने के बाद जॉश डाल्टन से बातें करने की कोशिश करता है। तभी उसे डाल्टन की कुछ पेंटिंग्स दिखती है जिसे देखकर उसे रियलाइज होता है कि शायद एलिस सही बोल रही है। इसलिए वो दोबारा एलिस को बुलवा लेता है। बाद में दोबारा एलिस के आने के बाद वो जॉश के स्पिरिचुअल बॉडी को वहाँ भेजने की तैयारी करने लगती है ताकि वो डाल्टन को ढूंढकर वापस ले आए। इसके बाद एलिस किसी तरह की मशीन सर पर पहनती है और स्टीवन एक हेडफोन लगाता है क्योंकि उधर से जो आवाजें आने वाली थी उसे एलिस रिपीट करेगी, जिसे सुनकर उसे स्टीवन कॉपी पर लिखता जाएगा ताकि पता चले कि आखिर डाल्टन कहाँ है। जिसके बाद अब स्टीवन डाल्टन से बात करने की कोशिश करने लगता है। बाद में कुछ देर बात करने के बाद सभी को पता चलता है कि वो कहीं डेमन के पास फंसा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता। तभी बात करने के दरमियान स्टीवन का डाल्टन से कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद रेनी देखती है डाल्टन अपने बेड पर नहीं सोया हुआ है। तभी डाल्टन सभी के पास नींद में ही आकर खड़ा हो जाता है और सभी को दूर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भी आ जाती हैं और सभी को मारने की कोशिश करने लगती है। इसलिए अब एलिस डाल्टन को पकड़कर उस आत्मा को डाल्टन की बॉडी को छोड़ देने के लिए बोलने लगती है। कुछ देर तक वैसे ही कोशिश करने के बाद फाइनली सभी आत्माएं वहाँ से चली जाती है और डाल्टन फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं ये सब हादसे के वक्त टक्कर के 3 कैमरे ऑन थे, तब भी उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक कैमरे में उन्हें एक चीज दिख जाती है जिसमें डाल्टन खुद जगा हुआ नहीं था, उसे डेमन नींद में ही इस्तेमाल कर रहा था। ये सब देखने के बाद अब एलिस लॉरेन को बुलाती है जो कि जॉश की मॉम थी। वहाँ आने के बाद लॉरेन बताती है कि उसने पहले भी एलिस को बुलाया था जब जॉश 8 साल का था, क्योंकि रात में सोते वक्त जॉश को बहुत ही डर लगता था और फिट्स भी आते थे। दरअसल जॉश उस वक्त हमेशा एक बूढ़ी औरत से डरता था, पर लॉरेन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन एक दिन उसने भी गौर किया कि जॉश की तस्वीर में हमेशा एक औरत दिखाई देती थी जो धीरे धीरे जॉश के करीब आती जा रही थी। इसलिए लॉरेन ने उस वक्त एलिस को बुलाई थी, जिसके बाद एलिस ने सलाह दी थी कि वो उन फोटोज को छुपा दे और जॉश को इस बारे में कुछ ना बताए। और यही वजह भी थी कि जॉश आज भी फोटो खिंचवाने से डरता था, क्योंकि उस पैरासाइट ने जॉश के स्पिरिचुअल बॉडी से फ्रेंडशिप कर ली थी और उसे द फर्दर में ले गई थी। बाद में ये सब बताने के बाद एलिस जॉश को ही वहाँ जाने बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से डाल्टन भी एक ट्रैवलर बन चुका था। पर मजे की बात ये थी कि जॉश को अब भी कुछ याद नहीं था, पर फिर भी वो द फर्दर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एलिस जॉश को आंखें बंद करके वहाँ पर टिक टिक की आवाज करने वाले मशीन पर कॉन्सेंट्रेट करने बोलती है। लेकिन कुछ देर बाद जॉश कॉन्सेंट्रेट ना करने की वजह से जाग जाता है और मना करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है वो तो वहीं बैठा है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आ गई थी। इसलिए अब एलिस भी उसे अपने वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट कर आगे बढ़ने के लिए बोलती है और डाल्टन को ढूंढने बोलती है। बाद में अंधेरे में ही ढूंढते वक्त जॉश को एक बच्चा दिख जाता है जो उसे पुराने घर की तरफ जाने का इशारा करता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहीं जॉश जब अंदर जाता है तो उसे वो बूढ़ी औरत भी दिख जाती है जिसे वो हमेशा बचपन में देखा करता था। इसलिए अब जॉश उसे ही फॉलो करने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह से किसी की रोने की आवाज आने लगती है, पर वो ध्यान नहीं देता और ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक जगह पर 3 पुतले मिलते हैं जो बिल्कुल रियल दिख रहे थे, लेकिन फिर भी जॉश उससे भी इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है और डाल्टन को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर दिखता है तो वहाँ पर एक और
लेडी आकर सभी को गोली मार दी थी, पर जॉश उसे भी देखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर वो सभी जॉश के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉश डर जाता है और वहीं सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है जहाँ पहली बार डाल्टन गया था। वहाँ जॉश को एक रेड कलर की दरवाजा दिखाई पड़ती है जो डाल्टन की पेंटिंग से मैच कर रही थी, इसलिए वो वहाँ जाने लगता है। लेकिन फिर एक पैरासाइट वहाँ पर आकर उसे लड़ने लगता है। ये देखकर अब एलिस जॉश को हिम्मत देती है कि वो उससे मार सकता है क्योंकि जॉश फिलहाल अभी जिंदा है। ये सुनकर अब जॉश भी उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो पैरासाइट दूर फेंका जाता है। बाद में जॉश भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ जाती है जो ये भी डाल्टन की पेंटिंग से मैच कर रही थी। और फिर वहीं पर जॉश की नजर डाल्टन पर पड़ जाती है जो अकेले बैठकर रो रहा था। बाद में जब जॉश वहाँ जाता है तो डाल्टन बंधा हुआ था, इसलिए वो उसे छुड़ाने लगता है। पर तभी उसकी नजर वहीं पर खड़े एक डेमन पर जाती है जो डाल्टन को कैद किए हुए था, पर जॉश उसे इग्नोर कर डाल्टन को छुड़ा देता है। लेकिन फिर वो डेमन जॉश के पास आकर उसे मारने लगता है, पर जॉश किसी तरह से उससे बचकर डाल्टन को वहाँ से लेकर चला जाता है और घर वापस आने के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। पर अब बहुत सारी आत्माएं जॉश को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन फिर इस बार एलिस रेनी को जॉश को बुलाने बोलती है, इसलिए अब जॉश रेनी की आवाज को फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ जॉश के घर में भी अंधेरा हो गया था और पूरा घर सन्नाटा हो गया था, इसलिए स्टीवन और टकर लाइट्स जलाकर जॉश को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखता है बहुत सारी आत्माएं अब असली दुनिया में भी आने की कोशिश करने लगती है, इसलिए अब फिर से रेनी जॉश को अपनी आवाज फॉलो करने के लिए बोलने लगती है। बाद में कुछ देर ऐसे ही बुलाने के बाद फाइनली अब जॉश अपनी बॉडी में भी आ जाता है। उसकी बॉडी में आते ही घर में आई सारी आत्माएं भी चली जाती है। वहीं अब सभी डाल्टन को देखने जाते हैं तो डाल्टन भी होश में आ चुका था और फिर फाइनली सभी उसे मिलते हैं। इसके बाद जब सभी जाने की तैयारी करने लगते हैं तो जॉश भी अपनी पुरानी फोटोज को देखकर एलिस को दे देता है। लेकिन एलिस को फोटो लेते ही उसे जॉश पर कुछ शक होता है, इसलिए वो फिर से जॉश की तस्वीर खींच लेती है, जिस वजह से जॉश बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एलिस को मारने लगता है। दूसरी तरफ अब रेनी को भी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, इसलिए वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर एलिस मर चुकी थी और जॉश भी गायब हो चुका था। जिसके बाद अब रेनी जॉश को इधर उधर ढूंढने लगती है पर वो नहीं मिलता। बाद में वहाँ पर रेनी को एलिस का कैमरा भी गिरा हुआ मिल जाता है। जब वो उस कैमरे में देखती है तो उसमें वही बूढ़ी औरत की आत्मा थी। तभी देखते हैं एलिस को जॉश के हाथ को देखकर उस पर शक हुआ था क्योंकि नीली रोशनी में जॉश का हाथ काला दिख रहा था। और फिर इसी को दिखाते हुए ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना और ये भी बताना कि जॉश अब कहाँ चला गया है, क्योंकि मुझे तो लगता है इस बार जॉश द फादर में चला गया है। दोस्तों, अब वो द फादर में गया है या नहीं ये देखेंगे हम इस मूवी के अगले चैप्टर में। दोस्तों, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो भी कमेंट कर जरूर बताना, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।